हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और जीएस में भी अभी हमारा जो रिसेंट चल रहा है वो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कल की जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने लोदी वंश को किया था, है ना। यानी लोदी वंश की समाप्ति की थी, यानी इब्राहिम लोदी तक जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, उसको पढ़ा। और दिल्ली वंश का कह सकते अंतिम शासक कौन था, या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। तो कल मैंने यहाँ तक की चर्चा की थी और मैंने ये भी कल लास्ट में आपसे कहा था पढ़ाते समय कि जब हम लोग बाबर को पढ़ेंगे तब इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि उसको उसी के साथ जोड़कर जब पढ़ते हैं तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे। आज यानी हम लोग मुगल वंश शुरू करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ना दोस्तों। तो हम लोग चर्चा करेंगे उससे पहले कि आपसे दोस्तों मेरा आप एक निवेदन है कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आराम से मेरी वीडियो को पूरा देखें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप मेरी चीज़ों को मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम बात को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये दोस्तों यूपी जो जैसे कि आप वीडियो है, पेट है, या एसएससी सीजीएल में जो जीएस पूछा जाता है, या एफसीआई में जो जीएस पूछा जाता है, या यूपी पीसीएल में जो भी जीएस आता है, तो इनसे रिलेटेड दोस्तों हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग डिटेल में तो जा रहे हैं ताकि आप लोग जैसे कभी भविष्य में अगर आरओ का या कोई भी पीटी का पेपर देते हैं तो आप उसको आराम से कर सकें, उतना डिटेल में मैं आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर डीप में पूछा जाए तो आप आराम से कर सकें। क्योंकि अब इस यूपी सॉरी दोस्तों एसएससी सीजीएल है उसमें मेन से भी जीएस पूछने लगा है, तो बहुत इफेक्टिव रोल अदा करेगा एसएससी सीजीएल में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा, यानी मेंस में मतलब तो फिर अच्छे से एडवांस लेवल में पूछा भी जाएगा वहाँ मेंस में। तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा लेयर जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा परतों को खोलना शुरू करें, एक और लेयर नीचे उतरने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम उसी से वैसे ही आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे मुगल वंश, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है मुगल वंश, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मुगल वंश में चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हमको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, या किनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको बताना होगा इसका स्ट्रक्चर, यानी तो दोस्तों सीरियस पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका काल क्या है, यानी ये कब से कब तक रहे हैं, ठीक है। ये भारत में कब से कब तक रहे हैं, इनका टाइम पीरियड हमको जानना होगा। फिर भी दोस्तों इनका जो क्षेत्र है, मैं आपको एक चीज़ अभी भी बता दे रहा हूँ कि क्षेत्र की जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग अलग अलग शासक के काल में अलग अलग, यानी मान लीजिए जैसे बाबर है तो बाबर ने अलग क्षेत्र, बाबर ने किस क्षेत्र पर शासन किया, फिर उसके बाद जब अकबर हुमायूं आया तो उसने किस क्षेत्र पर शासन किया, उसके बाद फिर अकबर आया तो उसने कितने क्षेत्रों को नियंत्रण किया, क्योंकि हर राजा के काल में अलग अलग क्षेत्र हुए, किसी के हाथ से कुछ निकल गया, किसी ने कुछ ऐड कर दिया, तो वो हम लोग अलग अलग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बट आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या हमको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जो प्रमुख राजा है, प्रमुख राजा हैं, और प्रमुख राजाओं के अंतर्गत हालांकि देखो जो हम लोग आप पेपर को ध्यान में रख के पढ़िएगा, हम लोग की कोई वीडियो या जो पीटी टाइप के क्वेश्चन है या वन डे एग्जाम टाइप के क्वेश्चन है हम लोग उनमें उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए जीएस की क्लास चल रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे प्रमुख राजा जब पढ़ेंगे तो प्रमुख राजाओं की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां होंगी, कुछ और भी उपलब्धियां होंगी, वो उन्हीं राजाओं के समय में हम पढ़ लेंगे, अलग से टॉपिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। बट हम लोग जो मुगल प्रशासन है उसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल प्रशासन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उनकी शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रमुख राजा हम हेडिंग अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से राजाओं के बारे में पढ़ना है, प्रमुख। फिर डी हमको इसमें प्रशासन देखना है। आज जो इस समय जो पेपर की जो डिमांड है इन जो पेपर की उनको लेकर हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रशासन, यानी ये 4
पिलर कह लो मुगल का शासनकाल के, इनको आप लोग पढ़ लिए, इन पिलरों को आप तैयार कर दिए इनको, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मुगल काल को आपका अध्ययन अच्छे से हो गया है, ठीक है। और मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा डीप तक ले जाकर कि आप आराम से एक कोई भी क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर पाएंगे। और मैं आपको हर एक चीज़ लिखाते भी चलूँगा, आप मेरे साथ लिखते भी चलिएगा, आपको आपके जितने भी नोट्स हैं सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों काल की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम काल की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों काल जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, तो काल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये कब आए हैं, तो बाबर दोस्तों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है और वहीं से क्या होती है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती। तो यानी 15 से 26 से मुगल वंश की स्थापना हुई ईस्वी में से लेकर। और दोस्तों अभी हम लोग दोस्तों मध्यकाल में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग औरंगजेब की मृत्यु तक को पढ़ेंगे। हालांकि इन लोग का जो ये हैं, इनकी जो वंशज हैं वो 1857 के विद्रोह तक रहे हैं, बट हम लोग वहां तक नहीं अध्ययन करेंगे। हम लोग अभी मुगल काल पढ़ रहे हैं, तो मुगल काल के अंतर्गत मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग 1707 तक के और मुगल वंश को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसके बाद भी दोस्तों ये लोग 1857 तक रहे हैं, बट ठीक है, बट हम लोग दोस्तों यहीं तक की अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले से ही मैंने इसलिए आपको बता दिया 1707 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक। इधर अगर थोड़ा लाइट पड़ रहा हो तो आप क्या है, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर लाइट पड़ रहा हो तो 1707 ईस्वी तक से लेकर 1707 ईस्वी तक, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी और प्रवर्ती शासक होते हैं, बट उनका हम लोग मध्य आधुनिक भारत में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्षेत्र हम लोग जब शासक पढ़ते जाएंगे तो उनके साथ साथ हम लोग क्षेत्र पढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो पहले दोस्तों हम लोग किसके बारे में, प्रमुख राजा में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, किसी का पुत्र होता है, ठीक है। फिर कौन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, और कौन शासक है। अकबर के बाद दोस्तों हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद दोस्तों हम लोग, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, शाहजहां को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे, और औरंगजेब के साथ ही हम लोग दारा सिकों को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी वहाँ से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो औरंगजेब को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कुल मिला के कितने राजाओं के बारे में मध्यकालीन भारत में अध्ययन करने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 राजाओं के बारे में, या 5 शासक या 5 है ना के शासकों के बारे में, मुगल शासकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग औरंगजेब तक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो हम लोग दोस्तों लास्ट में देखेंगे, तो उसके अंतर्गत तो बहुत कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनका यूज़ करेंगे, तो हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को आराम से दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पहला शासक लेंगे बाबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाबर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। बाबर का अध्ययन करेंगे। तो बाबर का अध्ययन करने से, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे बाबर का अध्ययन, ठीक है। तो आप लोग अब दोस्तों हेडिंग रहेगी आप लोगों की बाबर का अध्ययन, और हम लोग आराम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे बाबर, बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल वंश के अंतर्गत बाबर, ठीक है। बाबर के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक कैसा दोस्तों, इसके भारत के पहले, कुछ इसकी कहानी में बताऊंगा आपको। भारत के पहले ये कहाँ पे था, है ना, भारत आने से पहले ये कहाँ था, भारत के पहले, और भारत में, और फिर हम लोग भारत में, तो थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। ये भारत के पहले, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मतलब ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बाबर के बारे में। बाबर को हम लोग 2 तरीके से, उसकी 2 पृष्ठभूमि देखते हैं। एक तो वो जब भारत आने से पहले वो कहाँ था, किस तरीके से था, किस रूप में था,
किस जगह का शासक था वो हम लोग देख लेंगे, थोड़ी कहानी देखेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। भारत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बट हम लोग को थोड़ा सा बाबर के बारे में पता हो कि कहाँ से आया था, किस जगह से आया था। तो आप लोग बस आराम से उसको सुनते रहिएगा ध्यान से, मैं कुछ जो लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोग उसको लिखिएगा। तो भारत के पहले ये जो था दोस्तों, ये समरकंद और फरगना, इसकी जो पैतृक भूमि थी, ऐसा कह सकते हैं पैतृक भूमि थी, ठीक है। इसके पिता वहाँ पे शासन करते थे और इसके अल्पकाल में ही, मतलब अल्प आयु में ही इसके पिता का देहांत हो गया था। और इसकी नानी, इनकी नानी जो थी, इनकी जो नानी थी वो इनकी संरक्षिका के रूप में इनको वहाँ पाला पोसा और फिर इनको वहाँ का शासक बनाया। बट वहाँ पे क्या था, मध्य एशिया में उस समय एक शक्तिशाली शासक था दोस्तों, शैबानी खान। शैबानी खान ने क्या कर दिया, बाबर से समरकंद और दोस्तों फरगना दोनों छीन लिया। ये इसकी जो पैतृक भूमि थी वहाँ से उसको छीन लिया और उसको वहाँ से खदेड़ दिया और इसको मजबूरन वहाँ से भागकर कहाँ आना पड़ा दोस्तों, काबुल। काबुल की एक राजकुमारी थी, उससे इसका विवाह हुआ, गुलरुख नाम है उसका, गुलरुख से इसका विवाह हुआ, ठीक है। तो उससे उसका विवाह हुआ और वहाँ का ये क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक है। तो दोस्तों इसकी पैतृक भूमि अगर हम बात करें तो फरगना, ठीक है, एंड समरकंद, समरकंद, ठीक है। यहां से फिर ये भागा, यहां से भागकर आया कहां दोस्तों, तो काबुल। काबुल कहां पे है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में काबुल आया। काबुल में ये क्या हुआ, काबुल में एक छोटे से राज्य का शासक बन गया, छोटे से राज्य का शासक बन गया, शासक बन गया, ठीक है। वहां की राजकुमारी से विवाह किया और फिर क्या हुआ, वहां का ये शासक बन गया। तो ये छोटे से राज्य का शासक बन गया, बट भाई सेना रखता है, प्रशासन चलाता है, तो वहां से ऐसा नियमित रूप से बहुत ज़्यादा संसाधनों से उसको वहाँ से रेवेन्यू नहीं प्राप्त हो रहा था। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जहाँ से उसको नियमित रूप से कर प्राप्त हो रहा था, रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, जिसके वजह से ये क्या था कि बहुत दिक्कत में था। तो इसने क्या किया कि ये एक अल्टरनेटिव, काबुल के अतिरिक्त एक ऐसी जगह ढूंढना चाह रहा था जहाँ से इसको रेवेन्यू प्राप्त हो। और इस खोज में वो बैठा ही था कि क्या हुआ, तब तक दिल्ली यानी भारत से उसको बुलावा आया। किसने किसने उसको बुलावा निमंत्रित किया, तो राणा सांगा ने, या जिसको राणा संग्राम सिंह बोलते हैं, उसने, और दोस्तों जो लोधी सल्तनत के अंतर्गत एक और था, दौलत खां लोधी, जो सरदार था, है ना, जो लोधी, जो इब्राहिम लोधी था उसी का सरदार था। उसने क्या किया दोस्तों, इसको आमंत्रित किया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए और हम क्या करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने इसको भारत में निमंत्रण क्या करें, सॉरी दोस्तों, आक्रमण करने के लिए निमंत्रण यानी आमंत्रित किया। और वो पहले से ही एक अल्टरनेटिव खोज में लगा हुआ था कि हमें रेवेन्यू प्राप्त करना है। तो उसने क्या किया, इनकी जो है निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि निमंत्रण दोस्तों उसने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने उसको भारत पर निमंत्रण करने के लिए बुलाया, आक्रमण करने के लिए बुलाया था और उसको रेवेन्यू की जरूरत थी इसलिए नहीं, वो भारत की चीज़ों को जान रहा था क्योंकि तैमूर लंग की पृष्ठभूमि उसको प्राप्त थी, क्योंकि ये तैमूर लंग से दोस्तों का 5वां वंशज था और चंगेज खां से 10वां था, है ना। तो यानी चंगेज खां से इसका 10वां पीढ़ी से संबंध है और तैमूर लंग से 5वां, यानी ये उसके वंशज का था और वहां से उसकी पृष्ठभूमि मिली थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने क्या किया, दिल्ली पर अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को प्रशासक बनाया था और फिर खिज्र खां के वंशज ही वहाँ के क्या हुए, लोधी वंश की, सॉरी सैयद वंश की स्थापना की उन्होंने, खिज्र खां ने। और खिज्र खां के वंशज से ही बहलोल लोधी ने उनको हटाकर, जो मैंने आलम शाह है ना को हटाकर क्या किया था, जो लोधी वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से बाबर अपने जो खुद उस पत्र में लिखता है कि यहाँ तो ये मेरा राज्य है, क्योंकि तैमूर लंग का राज्य है और तैमूर लंग के राज्य होने के नाते ये मेरा राज्य है और आप इस गद्दी पे बैठे हैं तो आप मेरे
उत्तरा मतलब आपने मेरी गद्दी को हथिया है तो मैं आप इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वो एक तो तैमूर रंग की इसको पृष्ठभूमि भी थी, दूसरा उसको रेवेन्यू की जरूरत भी थी, तो इसलिए उसने क्या किया, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और भारत पर आक्रमण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको काबुल से लेकर पानीपत के मैदान तक किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको छोटा सा मैप बनाता हूं, फिर आप समझेंगे इसको, मेरी बात को और अच्छे से समझ पे आए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये दिल्ली है, यहां पर दोस्तों क्या है, ये दिल्ली है, मैं सेंटर बना दे रहा हूं बड़ा सा, और यहां पे काबुल है, अफगानिस्तान में यहां पर दोस्तों मान लीजिए काबुल है। ठीक है, अब काबुल से यहां तक आते आते बीच में बहुत सारे वेरियर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों जब भी जैसे किसी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया है, तो उसको, जैसे अगर हम बात करें महमूद गजनवी का, अगर हम महमूद गजनवी की बात करते हैं, महमूद गजनवी की अगर हम बात करते हैं, जिसने पहली बार क्या हुआ था, तो जिसने जब आक्रमण किया था तो पहले क्या हुआ, उसने पहले पंजाब के इलाके को जीता, फिर वो धीरे धीरे आया इधर की ओर। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इधर की ओर आया है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उसको ये सारे क्षेत्र जीतने पड़े हैं, इसके बाद उसने अन्य क्षेत्रों पे आक्रमण किया है। ठीक है, तो बट इसको ऐसा नहीं करना पड़ा, इसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्या हुआ, इन प्रतिरोधों का सामना नहीं करना पड़ा। ना तो राजपूत के क्षेत्रों में, भाई बीच में राजपूत का क्षेत्र आता, वहां भी इसको नहीं सामना करना पड़ा, ना पंजाब वाले इलाके में। क्यों? क्योंकि दौलत खां लोधी जो क्या था, जो सरदार था अफगानों का, है ना, उसने, और दूसरा राणा सांगा ने निमंत्रित किया था, जो राजपूतों में प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इस वजह से किसी ने उसका प्रतिरोध नहीं किया, और बिना प्रतिरोध के, है ना, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, और वो बिना प्रतिरोध के दिल्ली पर आ चढ़ाया, दिल्ली यानी पानीपत के मैदान तक चढ़ाया। और फिर क्या हुआ, दोनों की शक्तियां जो हुई आमने सामने हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे दोस्तों भारत में हम यहाँ समझा रहे थे आपको, तो आपको मैंने इस क्रम में बताया, तो आपको अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तो हो गया। ठीक है, निमंत्रित किया तो दोस्तों क्या हुआ, अब हम बात करते हैं किसने, बाबर को। आप भी इसी तरह लिखते चलिए जैसे मैं बना के लिख रहा हूं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी, अरे यार ये गीला है क्या, दौलत खां लोधी एवं दौलत खां लोधी एवं राणा संग्राम सिंह, या राणा सांगा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, राणा, कहीं कहीं संग्राम भी लिखा होगा, राणा संग्राम सिंह, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा दोनों, और राणा सांगा। अब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी एवं राणा संग्राम सिंह ने आमंत्रित किया। ठीक है, और जब वो भारत आया तो फिर क्या हुआ उसको, जब वो भारत आया तो अब मैं ये इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ का मिटा दे रहा हूँ कि इसका यूज आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ बस, ये इसमें भारत के अंदर पहला ये था। ठीक है, भारत में पहला इसका ये था, और दूसरा क्या है इसी में, दूसरा ये है कि जब वो भारत आया, ठीक है, जब भारत में जब वो आया तो उसको 4 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, 4 युद्ध लड़े। किसने दोस्तों?
बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। अब वो 4 युद्ध कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी लिखते चलिएगा इसी तरीके से। 4 युद्ध कौन कौन से हैं, तो पहला तो यही है कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इसकी डेट आपको याद रखनी है 1526, क्योंकि ये इतिहास को मोड़ दिया इसने, इतिहास की दिशा मोड़ दी इसने, है ना, इसीलिए। बाकी दूसरा फिर कौन सा युद्ध हुआ है, दूसरा युद्ध कौन सा है, तो दूसरा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ है, तो ये 1527 में। आपको इसकी डेट नहीं भी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्रम याद होना चाहिए कि पानीपत के युद्ध के बाद खानवा, क्योंकि क्रम में भी पूछा जाएगा आपसे डेट में, तो इसकी पूछी जाएगी कि 1526 में। फिर इसके बाद चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये कब हुआ है दोस्तों, ये 1528 में। इसकी भी आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, कभी पूछ सकता है, क्रम पूछा जाएगा या किसके मध्य हुआ ये पूछ सकता है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, इसके बाद घाघरा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, घग्गर का युद्ध, ये कब हुआ तो 1529 में, ठीक है। तो इस तरीके से इस 4 युद्ध भारत ने बाबर में किए हैं और चारों में वो विजित रहा। तो हमने ये लिख दिए हैं, आपको पता रहे एकदम क्रम में, ठीक है, आपको एकदम क्रम में याद रहेंगे ये सही, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ बता दूं, मैं यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं बाबर के बारे में। भारत जो बाबर की जो इन सब चीज़ों के बारे में जो बाबर बता रहा है कि 4 युद्ध हुए हैं और किस तरीके से, तो ये बाबर की जानकारी का एक स्रोत है। इस तरीके से क्या है, तो तुझके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, वो स्वयं बाबर ने लिखी है। आपको ये, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, है ना, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए नोट करके लिख लीजिए, या मैं बाद में चलिए आपको लिखा दूंगा, बाद में भी लिखाऊंगा जब वो करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रथम युद्ध, अब ये इस तरीके से इसमें जब वो भारत आया तो उसको क्या हुआ, 4 युद्ध को करना पड़ा। अब सबसे पहले ये है बात है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ अफगान सरदार जो है दौलत खां लोदी क्यों असंतुष्ट था उससे। दूसरी चीज, राणा सांगा को बाबर ने आमंत्रित किया, तो राणा सांगा को इससे क्या बेनिफिट थी। तो दोस्तों अगर हम दौलत खां लोदी की अगर हम बात करें, तो दौलत खां लोदी जो था, जैसे कि अगर हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश जब शुरू हुआ था तब बहलोल लोदी के नेतृत्व में, तो क्या हुआ था, साहू खेल की पद्धति, जिसमें भाईचारे की पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें क्या था, बहलोल लोदी कालीन पर बैठता था और चारों तरफ से उसके सरदार जो थे, अफगान सरदार थे, उसके सहायता एवं सहयोग से शासन को संचालित कर रहा था। तो उससे क्या थे कि सरदार लोग, और उसी आधार पर राज्य बना ही था, मैंने बताया था कल। बट जब सिकंदर लोदी आया तो उसने उस भूमि को, उसकी जो नीतियां थी बहलोल लोदी, उसको पलट दिया, ठीक है, वो निरंकुश शासन की तरह शासन करने लगा। तो इस तरीके से जो अफगान सरदार की जो आधार, जो जिस तरीके से उन्होंने राज्य बनाया था, उससे अफगान लोग रुष्ट हो गए कि हमारे वजह से ये शासन कर रहे हैं और हम ही पर ये तानाशाह जैसी नीति अपना रहे हैं। और फिर इब्राहिम लोदी ने वैसी ही नीति अपनाई। तो उसी में से एक, उन्हीं सरदारों में से एक सरदार था दौलत खां लोदी, जो इसकी नीतियों से असंतुष्ट था और वो अपने अकॉर्डिंग एक सुल्तान जो अल्प खां लोदी था उसको सत्ता में बैठाना चाहता था। और इस वजह से, यानी जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसने बाबर को आमंत्रित करने के लिए बाध्य किया, ठीक है। दूसरी चीज, राणा सांगा इसलिए बाबर को निमंत्रित करना चाह रहा था क्योंकि क्या हो, अगर जैसे बाबर आएगा तो वो क्या होगा, बाबर आएगा, युद्ध करेगा और जो इब्राहिम लोदी है उसको कमजोर करेगा और लौटकर काबुल चला जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्यों चंगेज खां भारत आया तो वो उसने क्या किया, लूटा और लौट गया। तैमूर लंग भारत आया, उसने क्या किया, युद्ध किया, लूटा और भारत। तो ऐसा ही ये दोनों दौलत खां लोदी और क्या है, राणा सांगा समझ रहे थे कि बाबर भारत आएगा, लूटेगा, हराएगा और लौट जाएगा, या इब्राहिम लोदी को कमजोर करेगा। और जब इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाएगा तो राणा सांगा सोच रहे थे कि हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसको हराकर दिल्ली कब्जे में ले लेंगे। क्योंकि एक बार और भी राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा सके थे, कब, घटोली की लड़ाई में, मैंने कल पढ़ाया था। तो इस तरीके से इनकी ये महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, बाबर को आमंत्रित किया ताकि इब्राहिम लोदी को ये कमजोर करे और ये लौटकर काबुल चला जाएगा, ये ऐसा समझ रहे थे। बट यहाँ नीतियां उल्टी पड़ गई। बाबर जब भारत आया तो उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या हुआ, वो यहीं रह गया। और वो अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि काबुल की गरीबी अब और नहीं,
यानी भारत में वो इतने संसाधन थे, इतनी रेवेन्यू था, वो समझ गया था कि हम यहाँ से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं जो काबुल की तुलना में कई गुना अच्छा है। बस यहाँ पे उसको दिक्कत एक ही होती थी कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट थी। जैसे वो मध्य एशिया से आया था, वो ठंडा प्रदेश है, बट अगर भारत को देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ये गर्म प्रदेश है, तो उसको इस तरीके से दिक्कत थी। वो लिखता भी अपने बाबरनामा में, बट उसको मेन तो उसका क्या था, बिना रेवेन्यू तो राज चल नहीं सकता था। तो इसलिए क्या किया उसने, लिखा अपनी बाबरी में, लिखता पुस्तक में लिखता है तुझके बाबरी में कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। तो वो यहीं पे क्या करता है, सत्ता स्थापित कर लेता है इस तरीके से। और क्या होता है, राणा सांगा और दौलत खान लोधी की क्या हो जाती है, महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती है, उनके उल्टा ही पड़ जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, फिर राणा सांगा से क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है, और घग्गर के युद्ध में क्या होता है, लोधियों से युद्ध होता है। ठीक है, हम बढ़ाएंगे अभी आगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो मैं आपको इधर लिखता हूं, ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, पानीपत का प्रथम युद्ध। मैं इसको मिटा भी रहा हूं, अब मैं पूरा मिटा लूंगा और आपको एक एक चीजें लिखता पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको ये इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। किनके मध्य, पहला तो इसमें एक यही होगा, किनके मध्य, सॉरी कब की बात करते हैं तो पता है आप सभी को। बी, किनके मध्य, ये भी आपको पता है बट लिख लेंगे हम लोग, किनके मध्य। ठीक, सी, परिणाम क्या हुआ। ठीक है, फिर बाबर की जीत का कारण, बाबर की जीत का कारण, इतनी चीज हम लोग पढ़ लेंगे। जीत का कारण मैं यहां इसलिए लिखा रहा हूं कि इसमें एक चीज का शब्द का यूज होता है जो आपसे पूछा जा सकता है पीटी के एग्जाम में, बाबर की जीत का कारण। ठीक है, वनडे एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहां पे इसके चर्चा करूंगा। तो इतने हमको स्ट्रक्चर बनाने हैं, इतनी चीजें हमको इस युद्ध के अंतर्गत पढ़ना है जो वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, आपको आराम समझ में आएगा। तो कब की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना चीजें, मैं किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के, ताकि आपको चीजें दिमाग में याद रहेंगी लॉन्ग टाइम तक। तो कब की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये बात हो गई। किनके मध्य की बात करते हैं तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, ये युद्ध हुआ। ठीक है, परिणाम क्या निकला तो बाबर की जीत, बाबर की जीत हुई युद्ध में, और फिर इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो ये परिणाम निकला। ठीक है, मैं यहां आपको थोड़ा सा बाबर के बारे में यहां बता दूं मैं आपको। बाबर दोस्तों जो था वो मुस्लिम था, ये तो सबको पता है। मुस्लिमों के अंतर्गत जो था ये तुर्की जाति का था, और तुर्की जाति के अंतर्गत ये चगताई तुर्क था। क्या था, चगताई तुर्क, ये याद रखना है, चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क था। और तुर्की पहले भी थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। वो कौन थे, वो इलबरी तुर्क थे। वो कौन थे, वो इलबरी तुर्क थे। ये सब जातियां हैं, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी कई जातियां। तो ये चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क था। ठीक है, और वो इलबरी तुर्क थे जो वो लोग थे। और अफगान तो अफगानी थे लोग, है ना, लोधी वंश जो था अफगान से थे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या हुआ, हारा किस तरीके से क्या हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों बाबर की जीत का कारण। बाबर की जीत का कारण की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, पहला इसमें जीत का कारण का पहला क्या था, तो बाबर अपनी जो पुस्तक है तुझके बाबरी में लिखता है, बताता है कि जो क्या कहते हैं इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी की अकुशलता, ऐसे लिख लीजिए, इब्राहिम लोदी की अकुशलता, पहले इसको लिखिए फिर मैं समझाता हूं, अकुशलता। ठीक है, वो तुझके बाबरी में लिखता है कि जो इब्राहिम है वो अचानक ही अपनी नीति बदल लेता है, और मैं उससे शौक हो जाता हूं। शौक होने का मतलब ये नहीं कि कोई वो अच्छी कुशल नीति नहीं अपनाता, वो इस तरीके से नीति अपनाता कि बाद में हमें लगता अरे ये तो एकदम अयोग्य है, इसको कुछ आता ही नहीं है ना। ये खुद बाबर इस तरीके से लिखता है उस अपने बाबरी में। ठीक है, तुझके बाबरी में। ठीक, दूसरा कारण क्या था, तोप खाना, तोप खाना।
अब यहां पे आपको मैं बता दूं तोप खाना का कितना रोल था, ये कोई नहीं जानता है ना, ये कोई नहीं जानता कि तोप खाना का कितना रोल था उसकी जीत में। बट हाँ एक चीज थी कि इसने पहली बार युद्ध में, अगर पहली बार युद्ध में किसी ने बारूद का प्रयोग किया है तो वो मुगल थे। बट आपको एक चीज मैं और बता दूं आपसे कि पहली बार बारूद का प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के लिए नहीं किया था, उसने आतिशबाजी के लिए, पटाखे वटाखे जैसे नहीं होते उस तरीके से छुड़वाने के लिए कुछ त्योहार व्यवहार में उसने बारूद का प्रयोग किया था। बट पहली बार तोपखाने का प्रयोग अगर हम बात करें तोपखाना इस्तेमाल युद्ध में, तो पहली बार मुगलों ने किया था। युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग मुगलों ने किया था। मगर अगर पहली बार पूछा जाए, ध्यान से सुनिए मेरे शब्द को, पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए, आतिशबाजी के लिए। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि पहली बार युद्ध में किसने तो बारूद का प्रयोग किया है, तो मुगलों ने और उसके अंतर्गत बाबर ने। ठीक है, ये चीज आपको बहुत रिमार्केबल है, आपको याद रखना है। और तोपखाने का भी इस्तेमाल पहली बार। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से याद है तोपखाना। हाँ मैं तोपखाने के बारे में बता रहा था, तो दोस्तों तोपखाने की कितनी भूमिका थी इसके बारे में ज्यादातर कुछ नहीं मिलता है। बट हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये बाबर की सेना है और इधर क्या है, इब्राहिम लोदी की सेना है। और क्या था, तो इब्राहिम लोदी की सेना में आगे क्या होते थे, हाथी खड़े होते थे। इधर ऐसे हाथी खड़े होते थे। ठीक है, आगे भाई हाथी खड़े थे। और इधर इसकी सेना में क्या था, इधर इसकी सेना ने इसने बेलगाड़ियां इस तरीके से लगा रखी थी, बेलगाड़ियां। ठीक है, और इनके बीच में एक एक तोप खाना लगा रखा था, एक एक तोप लगा दिया था। तो जब युद्ध आरंभ हुआ तो उसने क्या किया, इन तोपों से तोप के बारूद छोड़े और ये क्या हुआ, हाथियों पर गिरे। और हाथी इससे क्या हुए, भयभीत हो गए, वो डर गए। और डर कर वो क्या हुए, पलट कर भागे। भाई जब डर जाएंगे तो पलट कर भागेंगे, बारूद की आवाज और ये सब चीज। तो जब वो पलट के भागेंगे तो क्या हुआ, इस हाथियों ने जो इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसी को कुचला, है ना। ये भूमिका रही होगी, है ना, ये भूमिका रही होगी। उल्टे जब भागेंगे हाथी, आगे की ओर तो जाएंगे नहीं क्योंकि इधर से तोपखाना चल रहा है, उल्टा भागेंगे और पीछे इसकी सेना खड़ी थी तो उनको कुचला। वह निरंकुश अंकुश में नहीं रह जाएंगे, वो भागेंगे जानबूझा हाथी, तो उससे क्या होगा, इसकी सेना दब गई होगी, बहुत सारा सेना उससे मरा होगा। तो ये रोल रहा होगा। ठीक है, और कितना रहा ये नहीं। तीसरा जो है तुलुगमा पद्धति, सॉरी मैं इधर लिखता हूं बड़ा बड़ा, थोड़ा सा इसको समझाना है मुझे ना। तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति, तीसरा कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब है दोस्तों तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी। और बाबरनामा में बाबर ने स्वयं लिखा है कि हमारी जीत का मूल कारण जो है हमारा तीरंदाज है, यानी तीरंदाजी। और इसी को दोस्तों तुलुगमा पद्धति कहते हैं। अब तुलुगमा पद्धति में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा स्पेस कहाँ पे करूं मैं, हाँ ऊपर कर देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग ये लिख चुके होंगे तो मैं ऊपर स्पेस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं तुलुगमा पद्धति क्या होता है। तुलुगमा पद्धति में जैसे कि मान लीजिए ये सेना इधर, ये क्या है, इब्राहिम लोदी की सेना है और इधर ऊपर बाबर की सेना खड़ी हुई है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे तो बेलगाड़ी लगा दी थी और यहाँ पे तोपखाना खड़ी कर दी, इधर घुड़सवार, फिर पैदल, और फिर इधर इसने क्या किया, इधर तीरंदाज। ठीक है, तीरंदाज लगा दिए। और क्या किया, तुलुगमा पद्धति में होता क्या है कि मान लीजिए एक तीरंदाजों की एक सैनिक टुकड़ी जो है वो बीच में रहती है, एक सैनिक टुकड़ी बीच में रहती है। और क्या होता है, जब इस पर ये इब्राहिम लोदी की जब सेना हमला करती है तो क्या होता है, ये बीच में घिर तो जाते हैं, बट क्या होता है, ये जो तीरंदाजी की जो टुकड़ी है ये चारों तरफ से क्या है, इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लेती और इससे क्या होता है, इसको तीरों से इसको मार देता। और ये ऊंचाई पे होते हैं तो वहां पे सेना इनकी, इब्राहिम लोदी की सेना पहुंच भी नहीं पाती है, और इस तरीके से ये घेर कर उसको इब्राहिम लोदी की सेना को पस्त कर देते हैं, हरा देते हैं इस तरीके से। ये तुलुगमा पद्धति। तो इसी को दोस्तों उसने अपने बाबरनामा तुझके बाबरी में, है ना, तुझके बाबरी में इसने इस चीज को बताया कि तीरंदाजी मेरी जीत का मूल कारण था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 कारण मैंने आपको गिना दिए। ठीक है, 3 कारण आपको मैंने गिरा दिए, आप लिख भी सकते हैं शब्दों में और इसको चाहते उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या थी, बाबर की पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत का कारण था। और ये इसकी जानकारी का स्रोत अब आप लिख लीजिए, है ना, नोट करके लिखिएगा, इसकी जानकारी का स्रोत
या बाबर की जानकारी का स्रोत, ये भी लिख सकते हैं, इसकी जानकारी का स्रोत तुझ-ए बाबरी है। तुझ-ए जैसे बाबरनामा भी बोलते हैं, बट लिखिएगा ऐसे ही तुझ-ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं, बाबरी है ना, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। ठीक है, बाबर ने स्वयं लिखा था। और इसमें क्या है, ये किस भाषा में है, तो भाषा जो है इसकी, ये याद रखिएगा, इसकी भाषा पूछी जा सकती है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में दोस्तों, तो तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में याद रखिएगा। जो जैसे हुमायूं नामा है या अकबर नामा है, ये सब फारसी भाषा में लिखी गई, बट बाबर नामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी है और स्वयं बाबर ने लिखी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो हमने दोस्तों आपको पानीपत के युद्ध के बारे में बता दिया और इस तरीके से ये हो गया। अब हुआ क्या दोस्तों, पानीपत का युद्ध जब ये जीत गया तो ये भारत में इसने सत्ता स्थापित कर ली, और जब भारत में सत्ता स्थापित कर ली तो अब दौलत खां लोधी और राणा सांगा, जिन्होंने भारत में इसको आमंत्रित किया था, उनकी महत्वाकांक्षा पर तो पानी फिर गया। वो तो चाहते थे कि ये लौट के जाए, बट ये लौट के गया ही नहीं। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, राणा सांगा और इनके बीच में युद्ध होगा। ठीक है, अब क्या होगा, राणा सांगा और इनके बीच में युद्ध होगा, और उसी युद्ध में क्या होता, खानवा का युद्ध होता, उसको खानवा का युद्ध कहते हैं। तो अब आप लोग लिखेंगे दोस्तों खानवा का युद्ध। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध इसमें डालेंगे खानवा का युद्ध। उसमें 1-2 पॉइंट लिखना है बस। इसमें इसने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा पहली बार दिया था, तो आपको याद रखना है कि किसी खानवा के युद्ध में। जिहाद मतलब मुस्लिमों को प्रेरित करना कि हम मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और हम एक धार्मिक योद्धा के लिए लड़ रहे हैं, और अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो अगर आप युद्ध में मारे गए तो आपको जन्नत नसीब होगी, और अगर आप लोग को युद्ध में जीत गए तो हमें क्या होगा, हमें एक बड़ा साम्राज्य मिलेगा जिसमें जो मुस्लिम सत्ता के अधीन होगा। तो इस तरीके से उन्हें जिहाद का नारा दिया। तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है, कब की बात करें, तो अगर हम बात करें तो 1527। ठीक है, किनके मध्य, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के लिखिएगा आप लोग। किनके मध्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, बाबर एवं राणा सांगा, जिसको महाराणा संग्राम सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद किसके मध्य, फिर क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, बाबर की जीत, बाबर की जीत। ठीक है, एक पॉइंट बना के लिखिएगा इस तरीके से, ये पॉइंट होगा। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद इस युद्ध में, ऐसे लिखो, इस युद्ध में, ऐसे लिखो, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का सहारा लिया था, क्योंकि जो राणा सांगा था वो इब्राहिम लोदी की तरह अकुशल नहीं था, वो शक्तिशाली भी था, और वो युद्ध लड़ भी चुका था और इब्राहिम लोदी को पराजित भी कर चुका था, और उसके साथ कई राजपूत राजा भी उसके साथ मिले हुए थे। वो इसके पास बड़ा सैन्य बल भी था, और ये लोग योद्धा भी थे। राजपूत तो भाई आप लोग जानते ही हैं, तो इनको हराना इसके लिए इतना बड़ा इम्पॉसिबल नहीं था, मतलब इतनी आसान नहीं था। बट बस राणा सांगा ने एक गलती की कि राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी के जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उससे कोई सीखा नहीं। इसने सेम वैसे ही पद्धति राणा सांगा के खिलाफ भी अपनाई, और उसी तरीके से राणा सांगा को हराया। अगर राणा सांगा इसकी टेक्निक को समझ पाते कि इसने किस तरीके से इब्राहिम लोदी को पराजित किया है, तो हो सकता है कि राणा सांगा इनको पराजित कर पाते। बट राणा सांगा कुछ सीखे नहीं युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध से, और मैदान में आ गया, और वो मैदान में उसने हरा दिया जिस तरीके से उसने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात हो गई, दोस्तों। फिर हम दोस्तों बात कर रहे हैं, अब अगला जो युद्ध है वो क्या है दोस्तों, तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध का बात करें, चंदेरी का युद्ध, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, बट ये जान लेना है ये कब की बात करेंगे, तो दोस्तों कब की बात करेंगे तो 1528। ठीक है, 1528 किनके मध्य, ये राजपूताना के इलाके में हुआ है। ठीक है, किनके मध्य हुआ है, तो बाबर
और मेदिनी राय। ये कौन था? ये राजपूतों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब राणा सांगा हार गए तो राणा सांगा के बाद में क्या हुआ, कई राजपूत राजाओं ने एक संगठित शक्ति बनाई और बाबर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेदिनी राय। तो ये याद रखना, मेदिनी राय, ठीक है, के मध्य। तो ये कौन थे? और ये राजपूत थे, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये राजपूत थे, ये भी याद रखना है, कभी पूछ भी सकता है ना, तो ये याद रखना, राजपूत थे, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद क्या हुई? इसमें बाबर की जीत हुई। परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? तो बाबर की जीत हुई। तो क्या हुई? बाबर की जीत, ठीक है, बाबर की जीत हुई। बात समझ में आ गई? इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला युद्ध, चलिए और बता दूं मैं, कौन सा? घग्घर का युद्ध, वो भी डाली हेडिंग, घग्घर का युद्ध। इसमें क्या हुआ? ये कब हुआ? तो ये 1529 में हुआ, 1529 ईस्वी में। कहाँ हुआ? किसके मध्य हुआ? कहाँ की बात नहीं करेंगे, ठीक है, किनके मध्य हुआ? तो ये कहाँ, मतलब ये बिहार के जो पश्चिमी इलाका है उसमें युद्ध हुआ, तो वहां पे किनके मध्य हुआ? तो ये याद रखना है, ये जो हुआ है ये लोदियो, बाबर एवं लोदियो के मध्य हुआ, ये याद रखना है, लोदियो के मध्य, ठीक है। क्योंकि जो सरदार थे, जो लोधी सरदार थे, वो चाहते थे कि बाबर लौट जाएगा, बट बाबर जब लौटा नहीं तो इन्होंने क्या किया, पैरेलल एक सत्ता वहां बना ली थी, जो पूर्वी बिहार है और बंगाल वाले इलाके में इन्होंने क्या किया था, एक सत्ता, लोदियों की एक सत्ता बनाई थी और अल्प खान को वहां का शासक बनाया था, और फिर उसी के नेतृत्व में इन्होंने घग्घर का युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ, और जिसमें बाबर ने हरा दिया था, ठीक है। तो जिसमें क्या हुआ, बाबर ने इनको हरा दिया था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बाबर की जीत। बात आपको समझ में आ गई, सारी चीजें एकदम आराम से, ठीक है, बाबर की जीत। तो इस तरीके से क्या हुआ, बाबर ने 4 युद्ध लड़े और चारों जीत गए, है ना, 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध जीत गया। और बाबर कब तक रहा है जीवित? तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहा है। आपने जहां बाबर लिखा था उसी के आगे, जैसे मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग डलवाई थी बाबर, उसी में ऐसे करके लिख लीजिएगा 1526 से 1530, ताकि आपको डेट याद रहेगी कि कब तक, 4 वर्षों तक मात्र रहा है, बस, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये 4 वर्ष तक रहा और लगभग युद्ध में ही उलझा रहा, तो इसको ज्यादा समय नहीं मिला, और ये कम उम्र में ही, लगभग 50 साल की उम्र में ही इसकी डेथ हो गई। और इसका जो मकबरा इसने जो बनवाया था, इसने कहा था कि हमें जो है काबुल में दफनाना, क्योंकि इसको यहाँ की क्लाइमेट नहीं पसंद थी, भारत की क्लाइमेट नहीं पसंद थी, इसलिए उसने भारत को कहा था कि मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे भारत में रहना पड़ रहा है, बट मेरा मकबरा जो है वो काबुल में बनवाना, तो वो काबुल में उसको दफनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से क्या होता है, बाबर क्या करता है, जीत जाता है। अब आपको देखो, आप देखिए, अब बाबर का क्षेत्र देखिए, मैंने कहा था क्षेत्र देखेंगे, अब बाबर का क्षेत्र देखिए दोस्तों। तो क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? पंजाब से लेकर कहां तक? पंजाब से लेकर अगर नॉर्थ में देखा जाए तो पूर्वी बिहार तक का क्षेत्र, पूर्वी बिहार, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी बिहार तक का क्षेत्र क्या है, इसके अंडर में है। पंजाब से लेकर पूरा राजपूताना इसके अंडर में नहीं था, कुछ थोड़ा सा राजपूताना, कुछ राजपूताना के क्षेत्र, फिर इसके बाद कौन सा, दिल्ली के बाद हरियाणा वाला इलाका, ये सारी चीजें, उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता था, ये गुजरात इसके अंतर्गत नहीं आता था, राजस्थान का अधिकांश भाग इससे बाहर था, अभी बंगाल उधर से बाहर था, उड़ीसा भी इससे बाहर था, बस ये इतने क्षेत्र पे मैंने बताया जो पंजाब से लेकर पश्चिमी बिहार तक, जिसमें मैंने बता दिया कौन कौन से क्षेत्र नहीं थे। अधिकांश राजपूताना का इलाका इससे बाहर था, गुजरात इससे बाहर था, मध्य प्रदेश का इलाका जिसमें मालवा वाला इलाका इससे बाहर था, इसके क्षेत्र से, और कह सकते हैं कि पूर्वी बिहार से के बाहर था, बंगाल और उड़ीसा भी इसके क्षेत्र के बाहर से। तो एक छोटे से बहुत मतलब क्षेत्र में ये शासन कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा बाबर के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था, मैंने आपको एक क्लास में पूरा समापन कर दिया, बहुत डिटेल से पढ़ाया। इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है इसके बारे में पढ़ने की, कहीं से भी आपको पास अगर रिसोर्स है, बुक्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़नी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ बुक्स को पढ़ने चाहिए। नोट्स आप बनाइए अपने, ये मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आप अगर कोई बुक्स पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कहानियाँ, फिर आप आराम से उसको लिंक कर पाएंगे और उसको कॉरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं इस प्रकार चर्चा करना चाहता था, पानीपत के युद्ध में 2 घंटे कर सकता था, बट वो आपके लिए वो आपकी नीड नहीं है अभी। कभी भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो जरूर उसको पढ़ाऊंगा, जब मेंस में पढ़ाऊंगा, जब मेंस लिखाऊंगा, पीसीएस या मेंस, है ना, तब मैं वहां पे पानीपत के युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा।
तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो गया। तो कल हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे हुमायूं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको एक चीज, ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा ये सेशन आज यहीं खत्म होता है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, अपने लोगों को, अपने जो दोस्त हैं, अपने यार हैं और लोगों को जो आपने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप, उन पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और भी लोगों को फायदा हो और भी लोग दोस्तों जुड़े। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज फिर यही तक करेंगे और फिर कल मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दोस्तों जमकर पढ़िए। बाय, जय हिंद।